देखो बेटा इसमें क्या है, ये डेनियल सेल हमारे पास है ना। और डेनियल सेल में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रियाएं क्या होगी, एक अभिक्रिया जैसे मान जिंक और कॉपर को लिया, ठीक है ना, तो जिंक और कॉपर यानी कि जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके बीच कुछ अभिक्रियाएं होती है ना। जैसे ये देख लीजिएगा किस प्रकार से हो सकता है, जैसे जिंक है, हमने जिंक की रोड जिंक लिया एक तरफ और उसको क्या किया, दूसरा इसमें कॉपर सल्फेट लिया, यानी कि Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कॉपर सल्फेट होगा, है ना। और दूसरी तरफ क्या बना इससे, दूसरी चीज बनी, यानी कि यहाँ पर बना जिंक सल्फेट और प्लस इसके साथ क्या बना, इसके साथ कॉपर सॉलिड की फॉर्म में अलग निकल गया। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, ये कॉपर सल्फेट ले लेना है पर, कॉपर सल्फेट क्योंकि पूरा माना जाएगा ना कॉपर सल्फेट, है ना। तो इसमें क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पर क्या है कि जो सक्रियता श्रेणी है, यह मानक अपचयन विभव की जो श्रेणी है उसमें जिंक ऊपर की तरफ है और कॉपर नीचे की तरफ है, ये रिप्लेस कर देगा इसको, है ना। लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके बने हुए यौगिक से। तो इसने क्या किया कि जो कॉपर सल्फेट था इसको हटा करके जिंक अपने आप यहाँ आ गया और उसने SO4 को ले लिया और इसको एस कॉपर के रूप में अलग कर लिया। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कुछ आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और आवेश क्या हुआ, यहाँ दो अर्ध सेल, पहले पहले हम इसके दो पार्ट बना लेते हैं, यानी कि पहले क्या होगा इसमें दो पार्ट, यानी कि किस प्रकार, बायां इलेक्ट्रोड, बाईं तरफ जो इलेक्ट्रोड होगा, बाईं तरफ जो इलेक्ट्रोड होगा, बायां इलेक्ट्रोड, बाएं इलेक्ट्रोड में क्या होता है बेटा, बाएं इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। बिल्कुल। ये ऑक्सी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखो ये ऑक्सीजन है, ये सॉरी, ये इस प्रकार से आ गया हमारे पास, है ना भाई, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड में होगा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम जिंक को लेते हैं, क्योंकि बाईं तरफ हम जिंक को लेंगे, तो जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये एक मोलर सॉल्यूशन और दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से इसका मीडियम भी लिखा जाता है और मोलरता भी लिखी जाती है ब्लैक ब्रैकेट में, है ना। ये यहाँ जैसे सॉलिड लिखा हुआ है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीकरण करके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रोड तो ऐसे बने हुए, ये देखो ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ वाला इलेक्ट्रोड है, इनके बीच हमने क्या कर रखा है, लवण सेतु बना रखा है, ऐसे साल्ट ब्रिज जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या कर रखे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, कॉपर, यहां से ऐसे केवल इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ इस प्रकार से आएगा। अब हुआ क्या बेटा, देखो इसमें हम यदि क्या करेंगे, यहाँ पर यदि देखते हैं ये कौन सा बायां इलेक्ट्रोड है, बायां मीन्स जिंक, है ना, ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। इस जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, जो जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ इस जिंक ने क्या किया, Zn2 पॉजिटिव बनाया और Zn2 पॉजिटिव से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकले। जब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले, देखो बेटा यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकल गए इस पे, यहाँ चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरफ बहते हैं, इस तरफ जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का बहना इस तरफ हो गया, ठीक है ना। किस तरफ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहे हैं तो विद्युत धारा क्या होगी, इसकी विपरीत बह रही होगी, विद्युत धारा क्या है, इसके विपरीत बह रही होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, दाएं इलेक्ट्रोड यदि हम देखेंगे तो दाएं इलेक्ट्रोड कॉपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये जो सल्फेट विलयन, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो जिंक की छड़ है ये टूट रही है, क्यों टूट रही है, Zn2 पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव बना रही, Zn सल्फेट बना रही है ना, ZnSO4 बना रही इस सॉल्यूशन में। एक हमने क्या किया, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो रखा है ना। तो ये यहाँ से निकल करके क्या हो रहा है, यहाँ से निकल करके जिंक की छड़ क्या हो रही है, यहाँ से डिसअपियर हो रही, धीरे धीरे कम हो रही, देखो इसमें से कम हो रही। और यहाँ यदि देखोगे तो ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, इस CuSO4 में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है और SO4 नेगेटिव, दो नेगेटिव, है ना। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर यहाँ जमा हो रहा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉपर यहाँ पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ये वाली छड़ मोटी हो रही है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर जमा होता चला जा रहा है। ये छड़ क्या हो रही है, पतली होती चले जा रही है। ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। इसके दौरान क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो आवेश हो रहे हैं, देखो सेल अभिक्रिया, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, दो सेलों को, है ना। अब यहाँ क्या होगा, जो हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, सेल विभव निकालेंगे, तो क्या कहा, दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को, दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। इनका, इसका जो विभवांतर होगा और इसका विभवांतर होगा, उसको हम सेल विभव कहेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या था, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब ये सेल विभव, एक सेल ये हो गया और एक सेल हो गया, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, विभव का अंतर है, वो क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। तो सेल विभव को हमने कैसे लिखा था, सेल विभव बराबर क्या आएगा हमारे पास, जिसको ईएम करे, ईएम करे। अब ये मानक अवस्था पर सेल विभव, मानक अवस्था पर सेल विभव, मानक अवस्था पर सेल विभव, ठीक है ना। मानक अवस्था कैसे आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, इकाई में हम क्या लेंगे, उसकी सांद्रता को लेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, इकाई में हो, तो उसको बोलते हैं मानक अपचयन विभव। तो यहाँ पर देखो बेटा, मानक सेल विभव निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमने जीरो लगा देना इसके ऊपर, ये मानक शब्द है ना। मानक सेल विभव बराबर क्या आएगा, मानक जो हमारे पास क्या होगा, दाहिनी तरफ इलेक्ट्रोड होगा, उसका विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव। और जो बाई तरफ क्या होगा, मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव आएगा, ठीक है ना, लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट की तरफ है ना, राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सेल विभव किस प्रकार से आना चाहिए, तो सेल विभव हमारे पास यदि देखेंगे तो ये हमने इससे पहले निकाला था, है ना। यदि हम इसको देखेंगे तो राइट वाला यानी कि जो जिंक वाला था, उसका आया था 0.34 वोल्ट, है ना। और फिर माइनस आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉपर का, नहीं पहले कौन सा है, राइट वाला है, राइट वाला कौन सा है, ये कॉपर का, ठीक है ना, कॉपर का इतना, ठीक है ना। माइनस फिर क्या आएगा, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला किस, क्या आएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ना, बाई तरफ है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, ये वाला। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में से हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला, यानी कि कितना आएगा, लेफ्ट वाला कितना है, माइनस, माइनस का चिन्ह पहले से था, माइनस 0.76 वोल्ट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, और इसका मतलब ये हो जाएगा, दोनों जुड़ करके 1.1 वोल्ट हो जाएगा, ये आ गया, है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया, 1.1 वोल्ट आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरा देखो बेटा, इसको इलेक्ट्रोड विभव देखो, कभी कभी जो प्लेटिनम स्वर्ण की जो धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, जो ये धातु ये देखो, एक तो प्लेटिनम हो गया और एक सोने की हो गई, है ना। ये धातुएं क्या होती है, अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है, जो क्रियाशीलता नहीं दिखाती, है ना। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं और क्या करता है, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रिया के लिए, इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करते हैं। ये क्रियाशील नहीं होते बेटा, देखो जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हमने क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, उसमें हमने क्या लगाया, प्लेटिनम की एक वो लगाई। तो ये क्या करती है, ये क्रियाशीलता नहीं दिखाती है, बल्कि ये क्या काम करती है, ये इसमें सतह प्रदान करती क्रिया करने के लिए, ठीक है ना। जैसे सोने की पन्नी लेंगे या प्लेटिनम की पन्नी, तो ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना। सोने की और ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है ना। केवल उसको सतह प्रदान करती है अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है ना, इसका कोई रिएक्शन में भाग नहीं होता। हाइड्रोजन इसमें निकलता है, लेकिन इसकी सतह से क्या होगी, सतह प्रदान करती है प्लेटिनम। उदाहरण के लिए जो हमारे पास है, अर्ध सेलों में प्लेटिनम का उपयोग किया होता है, जैसे देखो प्लेटिनम, ये केवल सतह प्रदान कर रहा है, ये भाग नहीं ले रहा है इसमें, है ना। हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन के लिए सतह प्रदान कर रहा है, H प्लस आयन होगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये जो है हमारे पास एक है सतह प्रदान करने वाले। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव का महत्व। इसका महत्व क्या है, देखो इस सीरीज को बहुत कोशिश करनी है आपको कि मैक्सिमम चीजें याद रहे आपको। जैसे हमने जिंक का देखा, जिंक का कितना है, जिंक, 0.34। हाँ 0.34, है ना, 34 वोल्ट था। तो क्या जिंक को दिखाई दे रहा है आपको कहीं, जिंक इसमें ये वाला दिखाई दिया, है ना, ये जिंक है, जिंक का 76 है, जिंक का कितना है बेटा, 0.76
76 वोल्ट। और ये किसका है? कॉपर का। तो कॉपर को देखो, कॉपर है नहीं, देखो यहाँ पर है ना। यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव अलग है, ये देखो कॉपर 2 पॉजिटिव ये वाला है ना, जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव अलग है 0.34, वैसे तो दिया रहता है। और कॉपर सिंगल पॉजिटिव का दे रखा है बेटा इसमें, देखो 0.52। अब इसमें क्या होगा, ध्यान ये रखना आपको कि जिसका मानक अपचयन विभव इसकी किस पर डिपेंड करता है, ये ऑक्सिक देखो ऑक्सीकारक विभव तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपचयन जो विभव है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखो बढ़ती हुई क्षमता, अपचय की क्षमता। तो ये जो सीरीज बनाई गई है ये अपचयन विभव के आधार पर है, ठीक है ना। इसमें भले वो दिखा रखा है उन्होंने ऑक्सीकरण विभव ऐसे में बढ़ रहा होगा, लेकिन हम क्या लेंगे, देखो जो ऊपर की तरफ है उसका अपचयन विभव किसका ज्यादा है, जो नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर जिंक का अपचयन विभव ज्यादा है और इस कॉपर का कम है, तो ये जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। ये क्रोमियम होता है तो क्रोमियम इसको रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन सॉरी जिंक और कॉपर और उसमें देखो एजी में, एजी और कॉपर में कहा है, देखो ये एजी है, एजी भी आ यहाँ पर देखो एजी का 1 वोल्ट हो गया। तो ये सारे के सारे आपको सीरीज दे रखे, ठीक है ना। इसमें हम रिप्लेसमेंट यानी कि आपको देखना है कि जो नीचे की तरफ है वो रिप्लेस कर देगा ऊपर वाले को। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ देखो बेटा, अब इसमें इस सीरीज का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया हुआ है, देखो इसकी इसका महत्व को बताया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का महत्व, ठीक है ना। यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य से अधिक है, देखो शून्य से अधिक माने यहाँ पॉजिटिव ये इधर की तरफ, मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य से अधिक होता है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होगी, अपचयन अवस्था होगी, अपचित होने की जो अवस्था होगी वो हाइड्रोजन से अधिक होगी, ठीक है ना। और यदि कहता है यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव विभव ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस से उस स्पीशीज को अपचयित अवस्था अधिक स्थायी होगी। तो अपचयित अवस्था देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो 0, ये हाइड्रोजन कहां पर है, ये बीच में, इससे ऊपर होगा, यदि इससे ऊपर होगा तो क्या कह रहा है, तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होगी, इसकी जो अपचयन अवस्था होगी वो हाइड्रोजन से ज्यादा स्थायी होगी, ये ज्यादा स्थायी होंगे, ठीक है ना। और यदि वो माइनस में तो ये हाइड्रोजन से क्या होंगे, कम स्थायी होंगे, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन गैस से उस स्पीशीज को अपचित अवस्था से अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना। दोनों अवस्थाएं देख लेंगे बेटा, है ना। इसमें देखो इस सीरीज में देखो फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होता है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जो फ्लोरीन है सबसे ऊपर है, देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ऊपर इसके, ठीक है ना। इसलिए क्या यह इंगित करता है कि फ्लोरीन, ये फ्लोराइड आयन अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है, ये सबसे ज्यादा अपचयित होता है। अपचयित होने का मतलब, अपचयित होने का मतलब बता दो बेटा, अपचयित होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कब होगा, हो गया ना गड़बड़, ठीक कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बेटा। देखो अपचित का मतलब होता है बेटा कि जहां पर जिसका अपचयन होने वाला हो, है ना। और ये प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब ये क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी, सॉरी और दूसरे के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, जो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। दूसरे का ऑक्सीकरण कब करेगा बेटा, थोड़ी ध्यान रखो, पहले ऑक्सीकरण ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक का मतलब दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, ये तो हुआ। दूसरे का ऑक्सीकरण कब होगा, जब उसका खुद अपचयन हो रहा होगा सर। बिल्कुल इसका खुद का अपचयन हो रहा हो, जब ये ऑक्सीकरण तब होता है बेटा, देखो जब वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण देखो जब खुद का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, तो अपचयन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
है ना। तो जो दूसरे ने जो इलेक्ट्रॉन दिया जिसका ऑक्सीकरण हुआ, उसने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो स्वयं ये ग्रहण करेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपचित होने वाला, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। किसकी, फ्लोरीन की, ये ध्यान रखना। ये अपचित होने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। और इसमें दूसरा पॉइंट देखो बेटा, फ्लोरीन क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक होगा। ये दूसरे दुर्बलतम अपचायक तो स्वाभाविक होना है उसने, क्योंकि अपचयित होता है, ये दूसरे का अपचयन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दूसरी सीरीज इसके और आगे देखो, लिथियम। लिथियम कहाँ है, सबसे नीचे देखो, इस सीरीज में सबसे नीचे है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसका, न्यूनतम है, इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है, ठीक है ना। ये क्या इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा ऑक्सीकृत, तभी तो दूसरे को ऑक्सीकृत कर पाएगा, है ना। जबकि क्या है, लिथियम क्या माना जाता है, जलीय विलयनों का प्रबल अपचायक है, ये प्रबल अपचायक है बेटा, जलीय विलयनों, है ना, प्रबल अपचायक के रूप में ही रहता है, प्रबलतम अपचायक के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ये क्या है, इसको यदि हम देखेंगे तो ये प्रबलतम अपचायक है, यानी कि दूसरे को अपचयन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, अपचयन तो तभी करेगा दूसरे का, है ना। तो ये क्या कहता है बेटा, देखो एक पॉइंट और है इसमें कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता जाता है। देखो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कितना था मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखेंगे तो ये 2.87 था, और लास्ट में देखा तो माइनस में है 3.05। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर ध्यान रखना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोड है और उसके वैद्युत अपघट्य के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रोड विभव है। और मानक, मानक शब्द कब जोड़ा जाता है, जब उसके समस्त स्पीसीज क्या हो, इकाई में हो, ठीक है ना, उसमें जो भाग लेने वाली स्पीसीज हो इकाई के रूप में हो, तो उसको बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस दशा में क्या हो रहा है, कम होता है, ठीक है ना। इसी के साथ क्या होगा, अभिक्रिया के बाईं ओर स्पीसीज की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। यदि हम बाईं ओर देखेंगे तो इस क्या होगा, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, तथा दाईं ओर क्या होगी, स्पीसीज की अपचयन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर एक ऑक्सीकरण क्षमता ये लिखी हुई है, तो ऑक्सीकरण, इससे कंफ्यूजन होगा बेटा, है ना। तो ये अपचायन, क्योंकि अपचायन पे डिपेंड करता जाता है ना, इसी को ध्यान रखना आप लोग, पर ये नोट करना है, ये पूछा जा सकता है ना। वैद्युत रासायनिक सेलों में व्यापक उपयोग विलयनों के पीएच ज्ञात करने में किया जाता है। इसका किस में किया जाता है, इसका एक तो पीएच ज्ञात करने में, ठीक है ना, विलेयता गुणनफल ज्ञात करने में, ठीक है ना, साम्य अवस्था स्थिरांक, अन्य उष्मागतिकी गुणों में विभवमिति अनुमापन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रोड सीरीज का पूछा जा सकता है आपको कि इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो ये अब उसके बाद है बेटा नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन सिंपल है, नर्स ने बाकी कुछ नहीं किया, इसने इसने क्या किया, नर्स ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 सालों से नहीं पूछी हुई, ठीक है ना। और नेक्स्ट इक्वेशन, तो देखो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोड विभव में प्रयुक्त समस्त जो स्पीसीज होगी की मोलर सांद्रता इकाई है, आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो। जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इसने थोड़ा अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसके लिए हम क्या कर रहे थे बेटा, इसके लिए हम एक काम कर रहे थे, हमने कहा कि जितनी भी उसमें सांद्रताएं हैं वो क्या लेंगे, इकाई लेंगे। एक मोलर उसमें क्या ले रहे थे, एक बार उसका दाब ले रहे थे, दाब क्या ले रहे थे, एक बार, है ना, इकाई में ले रहे थे, और जो उसकी सांद्रता है वो एक मोलर ले रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे हम, है ना। लेकिन इसने थोड़ा डिफरेंट काम कर दिया, इसने क्या कहा कि जो मानक शब्द के लिए हम यही प्रयोग कर रहे थे, इकाई होनी चाहिए उसकी, है ना।
तो ये नस्ट क्या कहता है, वहां पर तो हमने वही लिखना है, ऐसे नहीं कि अब ये आ गया नियम तो हमने लिखे, है ना। अन्य चीजों के लिए हम ये लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने ऐसे माना। लेकिन जो नस्ट समीकरण है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज की मोलर सांद्रता इकाई है, आवश्यक नहीं कि यह हमेशा क्या हो, सत्य हो, कि सभी के लिए सत्य नहीं है कि सभी पे लागू हो जाए, कि उसका मानक निकालने के लिए, है ना। तो नर्स्ट ने क्या दर्शाया, जो नर्स्ट था साइंटिस्ट, उसने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ये है, मान लीजिए ये अभिक्रिया दे रखी, ठीक है ना, के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है ना, और इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार निरूपित किया गया। उसने कहा कोई भी सांद्रता है ना, जरूरी नहीं ये सांद्रता हमने इकाई ले ली, हमने क्या किया, 5 मोलर लिए, ये 2 मोलर लिया, हमने सांद्रता घटा बढ़ा दी, है ना। के लिए उन्होंने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो है इलेक्ट्रोड विभव निरूपित किया। उन्होंने क्या किया, कोई भी सांद्रता ले ली, ऐसे नहीं 2 3 4 5, है ना, तो उन्होंने सांद्रता अलग ले ली और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसका इलेक्ट्रोड विभव निकाला। भाई यही चीज ध्यान रखनी है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम क्या मोलर सांद्रता इकाई के रूप में ले रहे थे, नर्स ने कहा ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा सत्य हो। जो हम क्या कर रहे थे अभी तक, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम मोलर सांद्रता क्या ले रहे थे, इकाई के रूप में ले रहे थे। तो ये नर्स ने कहा कि ये आवश्यक नहीं कि हमेशा सत्य हो, और उन्होंने सत्य करके दिखाया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो ये इक्वेशन लिखी उन्होंने, ठीक है ना, और ये इक्वेशन के आधार पर उन्होंने ये समीकरण दी, ये देखो नर्स्ट इक्वेशन, ये है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ई यहाँ पर देखो एम, एम का मतलब यहाँ पर मेटल से, बेटा मेटल मैंने धातु से, एम, एन का मतलब हो गया उसमें नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। एम ये देखो इस टाइप से ई एम एन, और यहाँ पर क्या होगा ई नोट एम एन प्लस और ऑब्लिक एम और माइनस आर टी अपॉन एन एफ इज इक्वल टू लॉग एम, ये देखो इस टाइप से ये इन्होंने दी, ठीक है ना। चूंकि कह रहा है कि सांद्रता इकाई मानी जाती है, इसलिए हम इसको एक के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ एक कर देंगे, देखो मैंने इकाई के रूप में ले लिया, मेटल 1 कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें पहले परिभाषित किया जा चुका है कि आर गैस का कांस्टेंट है, ये आर गैस एफ फैराडे का स्थिरांक, इसकी वैल्यू इतनी होती है, फैराडे की जो वैल्यू होती है वो, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, अधिकांश न्यूमेरिकल में लेते हैं तो 96,500 लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 96,487, जो एक्यूरेट है ना, कूलाम पर मोल, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन के रूप में लिया जाता है, ठीक। और ये हमारे पास क्या होंगी, जो यहाँ पर जो फॉर्मूले में है, स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं, है ना। और डेनियल सेल में क्या होगा, कॉपर और जिंक, किसी भी सांद्रता के लिए हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा और आगे देखो इसको कैसे सॉल्व किया उन्होंने, ये इस प्रकार से है। ये तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, क्योंकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये कॉपर के लिए, जैसे उसने 2 अर्ध सेल बनाई ना, तो 2 अर्ध सेल ये कॉपर के लिए लिया उन्होंने, कॉपर और ई नॉट, यहाँ कॉपर सेल, ये कॉपर ही सेल है, ठीक है ना, आर टी अपॉन 2f, ठीक है ना, 2f आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं बेटा, इसलिए 2f है ना, यहाँ ध्यान रखो 2 फैराडे। और यहाँ पर क्या आएगा, लेन 1 बाय ये कॉपर आयन की सांद्रता। अब जिंक के लिए देखो, तो जिंक के लिए Zn2 पॉजिटिव ले लेंगे, सेम कंडीशन है यहाँ पर और यहाँ में, ठीक है ना, ज्यादा कोई अंतर नहीं। फिर उन्होंने सेल विभव लिया, इसको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है ना, सेल विभव निकाला। तो सेल विभव कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, जो दाएं तरफ होगा माइनस, नहीं सॉरी, बाया माइनस दाया, सॉरी ई लेफ्ट माइनस ई आर होता है ना, राइट। तो देखो राइट में तो हमारे, नहीं सॉरी गलत लिखा, ई सेल क्या होता है, ई सेल बराबर क्या आएगा, ई लेफ्ट की साइड, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, राइट माइनस ई लेफ्ट, ई लेफ्ट, इस प्रकार से आता है ना। तो दाहिनी तरफ कौन सा है, दाहिनी तरफ हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, बाईं तरफ जिंक। बस उसी में उसने एक पूरी वैल्यू रख ली, जो दो वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन के आधार पर ना, दोनों वैल्यू रख ली, और दोनों वैल्यू को क्या किया, बताना बेटा, ये नहीं बताना, पर ये बताओ, मैं तो इसको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल है, सिंपल शॉर्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले आपको नर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखना, कौन सी इक्वेशन ध्यान रखनी, ये इक्वेशन ध्यान रखनी, ये इक्वेशन सबको ध्यान आ जाएगी।
इस इक्वेशन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाली इक्वेशन है, नीचे जो लिखी हुई है, ठीक है ना, सबसे नीचे वाली जो इक्वेशन है ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके लिए आप किसी को भी निकाल सकते हैं। देखो, यदि हम डेनियल सेल के लिए निकालेंगे तो डेनियल सेल के लिए आ जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो ई एम मेटल होगा, ऑब्लिक एम होगा मेटल, और इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट, नोट माने मानक अवस्था था, है ना, एम एन पॉजिटिव है, ऑब्लिक एम, ठीक है, माइनस क्या होगा, आर टी अपॉन एन एन, और यहाँ आएगा लेन, फिर लॉग, ये लॉग होता है बेटा, लेन भी इसको कहा जाता है, 1 बाई, और ये जो मेटल होगा उसके आयन के फॉर्म में लिखना है और ये एक कर देंगे। अब आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए लिख सकते हैं, ये नर्स ने इक्वेशन दी। अब जैसे हमें किसके लिए लिखना है, माना थोड़ा कॉपर के लिए लिखना है, हमारे पास है ना, जैसे डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक होता है प्लस कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये किस में कन्वर्ट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और ये किस में आ जाता है, प्लस कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आता है। ये है ना हमारे पास डेनियल की अभिक्रिया, डेनियल जो सेल होता है उसकी अभिक्रिया। अब यदि हम इसको किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिखना, बताओ, तुम बताओ, बताओ बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, आवाज आ रही, यस सर। चलो ठीक। तो देखो मैं, चलो जिंक के लिए लिखता हूँ, तो जिंक जहां जहां पर ये मेटल लिखे हो ना वहां पर जिंक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ई, और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ ना मेटल, और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो जेड पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, और ओब्लिक क्या कर देंगे, जिंक लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, फिर देखो ई नोट लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगा दिया, ये देखो रिएक्शन वही है, ई नोट, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, फिर जिंक, है ना, 2 पॉजिटिव, क्योंकि हम जिंक के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, जिंक, माइनस क्या आएगा, आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ की जगह क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच इसमें हो रहा है ना, तो हम इसको एन की जगह 2 लिख सकते हैं, 2f, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ मैंने फैराडे, है ना, फैराडे का, जिसको हमने बताया था 96,500 या 96,487 लिख सकते हैं आप लोग, है ना, आर का रिडवर कांस्टेंट हो गया, टी केल्विन टेम्परेचर हो गया, फिर लेन लेंगे, लेन देखो एल एन, है ना, और इसमें क्या आएगा, फिर देखो यहाँ पर आएगा लेन 1, और मेटल कौन सा है, क्योंकि हम जिंक ले रहे हैं तो जिंक का Zn2 पॉजिटिव आएगा, और ये एक्वस के फॉर्म में आएगा। फिर हमने कॉपर के लिए लिया, देखो कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए क्या आएगा, कॉपर के लिए आएगा हमें Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर कॉपर के लिए वही मानक अवस्था पर आ जाएगा, है ना, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, माइनस आएगा, Rt आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 2, देखो कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2f आ जाएगा, और यहाँ फिर क्या आएगा, लेंथ, और ये क्या आएगा, 1 अपॉन जे, सॉरी जिंक क्यों आएगा, कॉपर है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक्वस हो जाएगा, हो गया। ये 2 इक्वेशन ऐसी, इसी नेक्स्ट इक्वेशन के आधार पर हमने देखी, ये याद रखना आपको जरूरी। अब इसके आधार पर आप किसी सेल के लिए भी निकाल सकते हो, डेनियल सेल हो, कोई अन्य सेल हो, है ना, कॉपर सेल हो, एजी सेल भी हो सकता है ना, तो कोई भी सेल, हमने ये इक्वेशन याद रखनी, ये नष्ट ने दिया। अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में हमें ये देखना है कि जो हम ई नोट सेल निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, ई सेल, सेल विभव निकालते हैं, सेल विभव निकालते हैं, तो सेल विभव क्या होता है, ई दाया होता है बाया होता है, जल्दी बताओ, ई दाया माइनस ई बाया, तो दाहिनी तरफ कौन सा होता है, जिसमें जिसमें क्या हो रहा होता है बेटा, बताओ, बताओ दाहिनी तरफ कौन होता है, रिडक्शन, बिल्कुल, जिसमें रिडक्शन हो रहा है ना, ई आर से ये लिख लो, है ना, जिसमें अपचयन हो रहा होगा। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में किस में अपचयन हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, ऊपर वाले में हो रहा है, नीचे वाले में अपचयन सर किसमें हो रहा है, कॉपर वाले में सर, इसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है, इसमें रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो बस इस सेल में रख लो, हम क्या कर लेंगे, ई सेल, ई सेल, ई सेल का मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या लेना है यहाँ पर, देखो जो हम क्या करेंगे, ई इस सेल को लेंगे, तो ई सेल में क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा, राइट हैंड साइड में कौन होगा, ई, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे,
इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, इस ऊपर वाले की वैल्यू को माइनस करेंगे ये वाले। भाई ये तो काम किया उसने, देखो यहाँ पर मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखो ये देखो ई, यहाँ पर मैं वही आ रहा हूँ, देखो पहले उसने क्या किया, जो रिडक्शन वाला सेल था उसमें से क्या किया, जो ऑक्सीडेशन वाला सेल था ये माइनस किया हुआ है। तो उसने यहाँ देखो उसकी वैल्यू देखो, इस ऊपर वाले की देखो पहले कौन सा वाली वैल्यू रखनी, उसने कॉपर वाली वैल्यू, देखो कॉपर वाली वैल्यू रखी उसने, देखो ये कॉपर पूरी की पूरी वैल्यू, ये देखो कॉपर, ये लिखा हुआ है ना, देखो कॉपर की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, ये देखो ये नोट इतना है, जो नॉइस इक्वेशन में हमने वैल्यू समझी थी इतनी वैल्यू इसकी है, देखो ये वैल्यू सेम वैसी है। फिर माइनस का चिन्ह है बीच में, और फिर क्या किया, एनोड पर जो वैल्यू है वो माइनस कर दी, देखो ये एनोड पर ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है ना। और ये दोनों देखो इस इस वाले सेल में से ये वाला सेल माइनस हुआ है, ये माइनस का चिन्ह है इस वाले में, है ना। तो अब यदि देखो इसमें क्या कॉमन देखा उसने, कि यहाँ कॉमन लिया नहीं लिया, ये वाला देखो इसका और इसको, ये देखो ये दोनों, ये कॉपर वाला है ये जिंक वाला है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर माइनस का चिन्ह देखो आर टी अपॉन एफ, ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, ये कॉमन ले लिया, लेन, ठीक है ना, लिन यहाँ पर आ गया लिन, ये देखो लिन आ गया आर टी लेंथ। और ये देखो बेटा 1 अपॉन इतने में से इसको इतने को घटाया, ठीक है ना, ये देखो कॉपर वाले में से जिंक घटा दी, ये तो अलग लिख लिया। और ये क्या है, ई नोट सेल है, यदि हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ई नोट सेल के बराबर होगा। और माइनस क्या आएगा, देखो आर टी अपॉन एफ है, और जो माइनस में देखो जेड एन ऊपर क्यों आया, क्योंकि माइनस में, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो देखो लेन और जेड एन पॉजिटिव हो गया और जीरो, भाई ये सेल निकाल दिया उसने, सिद्ध कर दिया। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं था बेटा, बहुत सिंपल था, ठीक है। और आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और ये सांद्रता पर निर्भर करता है कॉपर सांद्रता पर, ठीक है, इन दोनों की सांद्रता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अन्यों के लिए भी हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास, देखो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ तक आ गया। और इसने क्या किया, ई नोट सेल, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये गुणा भाग, जैसे माने इसमें लघु गुणा, ये देखो ना जो आर टी है, आर की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर उसने क्या ले लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है वो निकाल लिया, टी की वैल्यू उसने लिख ली 298 केल्विन, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि फैराडे को देखा उसने, तो फैराडे के लिए उसने वैल्यू जो है सारे मिला करके 2f है ना इसमें, ठीक है ना, 2f, ये पूरी वैल्यू उसने फैराडे की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर जो फैराडे है ना इसकी वैल्यू लिख ली, सारी वैल्यू डाल दी इसमें, और ये टोटल करके देखा उसने, तो टोटल करके कितना आ गया, ये आया 0.5, ये कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, 59/2। इन सबको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख ली, सबको कैलकुलेट किया और बटे में 2 कर दिया। ये 2 इसलिए लिखा इसने कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग वैल्यू थी, यहाँ पर तो जिंक का था, कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो उसके लिए तो एक ही वैल्यू आएगी ना, इसलिए 2 नीचे इसलिए लिखा, इसके कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, ठीक है ना। यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू कितनी थी बेटा, सर वो रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं है सर, मोलर गैस कांस्टेंट है सर, हाँ 8.314। हाँ वही बोलो कि हाँ सर मोलर कांस्टेंट, यहाँ पर मोलर वाला आता है वो रिडबर्ग 8 पॉइंट गैस कांस्टेंट, सॉरी रिडबर्ग, रिडबर्ग क्यों याद रह 8.814। रहा होगा मुझे, ठीक है ना। ये कितना है, गैस कांस्टेंट 314 जूल पर मोल पर केल्विन। चलो इतना आ गया, ठीक है, बाकी आप लोग देखिए, देखो यहाँ पर हमारे पास आर टी अपॉन 2f है ना, इसको वैल्यू लेते हैं ना, तो ये एक आर हो गया, टी की वैल्यू कितनी है 298, ठीक है ना, और एफ की वैल्यू कितनी है 96,487। उसने क्या किया, इन वैल्यू को रख ली, ये सारी वैल्यू रख ली, यानी कि क्या था आर टी अपॉन 2 और एफ, ये लिखा है ना। तो उसने क्या किया, आर की वैल्यू रखी 8.314 और 298, और बटे में क्या किया, बटे में लिखा इसने 96,487, है ना। तो क्योंकि ये बहुत बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, ये क्या करना था आपने, बहुत बार कैलकुलेशन करनी थी। 2 नहीं लिखा मैंने, देखो 2f नहीं लिखा है ना, 2 नहीं लिखा, ये 2 छोड़ दे मैंने किनारे, इसको कैलकुलेट किया तो उसने कितना पाया, इसको 0.059, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, है ना। और एक बटे में 2 अलग से लिखा हुआ मैंने, इसलिए लिखा कि अलग अलग उसके लिए ए अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वो अलग लिखा बेटा, तो ये वैल्यू सीधे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो मैंने पहले भी करवाया था और दोबारा आप लोग इसको करना है। क्या करना है, ये जैसे ये वाला है ना, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन निकालना है, ये वाला इस वैल्यू के लिए, है ना। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, तो अलग अलग अब दो तीन रिएक्शन है देख लो आप लोग ना, जिनके लिए आप नर्स्ट इक्वेशन निकालोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। देखो एक ये वाली नोट कर लो, इसको निकल वाली है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला ये निकाल लो, ठीक है ना। इसको भी निकाल लेना बेटा, दो दो मैंने अंडरलाइन कर रखी, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, अपने आप ही पता लग जाएगा, जिसमें मैंने टिक लगा रखा है उनको सॉल्व, उनके लिए नर्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें तो पूरा समझा हमने किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया इसमें, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, है ना, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और इनको हम पहले देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे देखो निम्नलिखित सेल के लिए ये सेल दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी 1 इतना और ये वैल्यू दे रखी, और ये कहता है कि इसके लिए ई सेल का परिकलन कीजिए, ई सेल का हमें परिकलन करना है और जहां ई नोट सेल की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ पर सीधे हमें क्या लेना है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देना है, देखो नर्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पर देखो ये ई सेल है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितना, इतने दे रखी, और आर की बाकी चीजें। अब देखो इसमें नहीं तो हमें कैलकुलेशन करना था, आर भी निकालना था, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, ठीक। फिर हमें टी निकालना था, टी कितना केल्विन दे रखा है, यानी कि 298 केल्विन, ठीक है ना। फिर हमें क्या निकालना था, एफ निकालना था, एफ की वैल्यू कितनी है, और 96,487, 96,487, 96,487। अब इनको कैलकुलेट करना था, फिर भाग देना था, तो इनको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, हमें मालूम है कि इतने की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। हमने सीधे क्या लिखना, 3.17 वोल्ट, और ये देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी माइनस का चिन्ह, सीधे इसकी बाकी की जगह क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यानी कि 0.059, है ना। और बटे में क्या कर देंगे, ये दो केवल एफ, बाकी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, है ना। और ये आ जाएगा, अब लेन आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेन में क्या आएगा 0.13 अपॉन, इसके बाद क्या आएगा, एजी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये तो इसकी वैल्यू है मोलरता, और एजी की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर, तो एजी की वैल्यू दे रखी कितने 0.0001 ऐसे दे रखे ना, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, देखो बेटा यहाँ पर बैलेंस कैसे करना, देखो ये टू पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब टू पॉजिटिव चार्ज है, स्वाभाविक इसने भी क्या होना, दो पॉजिटिव चार्ज होना था, तो ये सिंगल है, सिंगल की घात हमें दो करनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी वैल्यू है उसकी दो घात कर लेंगे, ठीक है। और बाकी इसको कैलकुलेट करके तब हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी बेटा, है ना। और लॉग की वैल्यू कुछ चीजें वैल्यू आपको याद रखनी, 10 की वैल्यू कितनी, लॉग 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, ठीक है ना, और 1000 की वैल्यू 3, संख्याएं बढ़ती चले जाएगी, तो इस टाइप से याद, एक चीज तो ये याद रखना आपको, और बाकी लॉग टेबल हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। लॉग टेबल मैंने बताया था आप लोगों को किस प्रकार से, यदि आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में भी यदि जरूरत पड़ेगी तो आपको मिल सकती है वहां, है ना, लॉग टेबल मिल जाएगी, ठीक है। ये आगे बढ़ा, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नॉलेज समिश्रांक ये डेनियल सेल के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डेनियल सेल के लिए हमने निकाल चुके हैं पहले, है ना। देखो बेटा ये देखो नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे निकाल सकते हैं, है ना। यदि डेनियल सेल परपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है, देखो ये अभिक्रिया हुई है ना। जैसे जैसे क्या होगा, समय गुजरता है, जेड आयन क्या होंगे, सांद्रता बढ़ती चली जाती है और कॉपर आयन की सांद्रता घटती चली जाती है ना। और इसी सेल में क्या होगा, इसी सेल की वोल्टता जिस वोल्टामीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है वो घटती जाती है, और कुछ समय पश्चात क्या होता है, कॉपर आयन और जिंक आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, ठीक है ना, और जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक शून्य हो जाता है, उसी को साम्य अवस्था कहा जाता है। इसी क्या कहेंगे, जैसे हमने देखा ना शुरू शुरू में क्या होता है, सेल क्यों खत्म हो जाता है, चार्ज डिस्चार्ज क्यों होते हैं, ये जैसे हम देख रहे थे यहाँ डेनियल सेल है ना, तो देखो कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, यहाँ से धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, जिंक खत्म होता चला जाएगा, है ना। एक टाइम में यानी यहाँ क्या बढ़ रहा है, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ रही है, भाई हमारे पास जिंक रॉड थी और यहाँ क्या था, कॉपर रॉड थी, ठीक है ना। इसमें अभिक्रिया क्या हो रही थी,
ये जिंक यहां से क्या हो रहा था, निकल करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा था, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा था ना, जिंक निकल करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा था। और इसकी आयनों की सांद्रता क्या हो रही थी, यहाँ से जिंक जो है क्या वो लुप्त होता चला जा रहा था, जिंक रॉड खत्म होती चले जा रही थी और जिंक आयनों की संख्या बढ़ रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है ना, और ये क्या था, कॉपर रॉड थी। तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव आयन थे, इस कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन, यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ से क्या हो रहा था, ये बढ़ रहे थे, जिंक पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, और ये क्या हो रहा था, ये घट करके यहाँ जा रहे थे। लेकिन एक एक स्थिति ऐसी आई जब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, जिंक पॉजिटिव आयन की संख्या कम थी, वो बढ़ती चली गई, है ना, और यहाँ जिंक कॉपर आयन की संख्या ज्यादा थी, वो घटती चली गई। लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आई जहां पर वो दोनों बराबर हो गए, और बराबर हो गए, ऐसी दशा में क्या होगा, वोल्टामीटर का पाठ्यांक शून्य हो जाता है और हमारा सेल क्या हो जाता है, हम कहते हैं ये तो डिस्चार्ज हो गए, बेकार हो गए, हम उसको फेंक देते हैं। फिर उसके बाद होता कि नहीं होता, उस स्थिति में क्या होता है, साम्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको कहा जाता है साम्य स्थिति, है ना। तो नष्ट समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यदि हम साम्य स्थिति आ जाएगी तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ई नॉट सेल, देखो ई सेल क्या होगा, बराबर आएगा 0, जो सेल विभव है वो 0 हो गया, सेल विभव क्या हो गया, 0 हो गया। जो हमारे पास ई है और उसका सेल विभव क्या है, वो सेल विभव कितना आ गया, 0, क्योंकि अब उस पाठ्यांक है ही नहीं तो सेल विभव 0 हो जाएगा। तो नष्ट इक्वेशन, बाकी देखो बेटे, ये नष्ट इक्वेशन लिखती है, ये है, और इसका पूरा विभव क्या है, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, देखो ये बराबर आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन थी, ई नोट सेल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो ई नोट यहाँ पर देखो, ई नोट सेल है, उसको बाहर लेके आता है, बाहर लेके आता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस में आ जाएगा ये, तो मानक सेल विभव ये आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे, परंतु साम्यावस्था पर क्या होगा, जिंक और कॉपर आयन क्या होंगे, Kc के बराबर होंगे, जिंक और कॉपर आयन। तो इसकी जगह हम जिंक और कॉपर आयन की जगह हम Kc ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आता है, ठीक है ना, लॉग आ जाएगा, लॉग आ गया, और एक Kc के रूप में हमने लिया, और ये बराबर क्या आएगा, 1.1 वोल्ट, क्योंकि जब साम्यावस्था आती है तो हमेशा सेल विभव क्या हो जाता है, 1.1 वोल्ट आ जाता है ना, अभिक्रिया आगे चलती ना पीछे चलती, ठीक है नोट। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, या लॉग Kc बराबर, तब हम उस वैल्यू को, और लास्ट में आएगा सेल विभव कैसे, साम्य अवस्था में, इस ये प्रकार इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप को लिख सकते हैं, ठीक है ना, मानक अवस्था पर सेल विभव ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको ये तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन हम सिंपल एक लाइन इसको याद रख सकते हैं कि मानक अवस्था पर सेल विभव क्या होगा, 2.303 RT अपॉन 2 NF इंटू लॉग Kc, ठीक है ना। और जब कभी सॉल्यूशन करना हो तो इतने की वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू होती है 0.059, ठीक है ना, इतनी वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, मानक अवस्था पर सेल विभव परिकलित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इससे संबंधित ये अभिक्रिया है, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये है, कह रहा है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए, साम्य, साम्य शब्द आया है जहां पर दोनों बराबर हो गए, है ना। तो यहाँ देखो ये कॉपर है, Ag और इस टाइप से, ठीक है ना, इतना वोल्ट इन्होंने ई नोट सेल दे रखा है, तो यहाँ पर ई नोट सेल बराबर, ई नोट सेल हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये आ जाएगा। इसको हमने सॉल्यूशन, ये 2F2 कहाँ से आएगा, ये देख लो, इसी से आएगा, है ना, लॉग Kc हो गया, लॉग क्या आ जाएगा, Kc के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम साम्य अवस्था पर निकाल रहे हैं इसको, है ना। तो लॉग Kc बराबर क्या आएगा, यदि हम लॉग Kc निकालते हैं तो लॉग Kc बराबर क्या आएगी, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देखो इस वैल्यू को 46 कहाँ से आएगा, ये दिए रखा है इसमें, है ना, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ई नोट सेट की, है ना, 46। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे तो लॉग Kc बराबर आएगा 15.6। तो लॉग Kc को जब हम निकालेंगे तो Kc बराबर क्या निकालेंगे, Kc बराबर निकालते बेटा एंटी लॉग, यहाँ पर क्या आएगा, एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या होगा 15.6। एक चीज तो मैं बता देता हूँ, 15.6 का एंटी लॉग निकालना है, कितने का निकालना बेटा, 15.6। तो जो 15 पॉइंट है, जो पहले वाली संख्या है, ये घात में लिख लो सीधे, 10 की घात 15, ये देखो इसने 10 की घात 15 लिख ली, ये वाली, ठीक है ना।
और ये जो 0.6 है इसकी वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पर लॉग टेबल जो हमारे पास होगी उससे हम देख सकते हैं 0.6 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो आसान है, यहाँ पर जितने पॉइंट से पहले जो संख्या लिखी है वो सीधे 10 की घात कर दो। ठीक है ना, और जो 0.6 है उसको एंटी लॉग टेबल में देख करके हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? अभी करवाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल करवाएंगे इससे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं करवाना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले भी नहीं करवाया। ठीक है, देखो अब यह है वैद्युत रासायनिक सेल में गिब्स ऊर्जा, है ना, जो वैद्युत रासायनिक सेल में है इसमें गिब्स ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर देखो बेटा इसमें क्या चीजें हैं कि एक सेकंड में, ये कहता है कि एक सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य कुल प्रभावित आवेश और विद्युतीय विभव के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, माना हमने क्या किया, एक सेकंड में हमने जो विद्युतीय कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, प्रभावित आवेश, कितने हमने आवेश प्रभावित किए उसमें। ठीक है ना, एवं विद्युतीय जो गुणनफल होगा उनके बराबर होगा। ठीक है ना, अब गैल्वेनिक सेल के लिए फिर गैल्वेनिक सेल लेता है, गैल्वेनिक सेल वो जिंक वाला लेना, जिंक और कॉपर, है ना। गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो आवेश का प्रभाव उत्क्रमणीय करना होगा, माने आवेश का प्रभाव क्या करना पड़ेगा, उत्क्रमणीय, विपरीत दिशा में। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। जैसे देखो हमने क्या किया, सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर हम इसको क्या दे रहे हैं, फिर वापस क्या कर रहे हैं, वो अभिक्रिया वैसी कर रहे हैं। जैसे देखो ना, यहाँ से हमने कैसे बनाया था गैल्वेनिक सेल में, यहाँ हमने क्या बता रहे थे, ये जिंक था, इधर की तरफ क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड था। ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो रहा था, यहाँ से डिस खत्म होता चला जा रहा था, और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो रहा था, यहाँ बढ़ रहा था। जब हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, विपरीत का मतलब इसका क्या करवाएंगे, यहाँ पर इसका करवाएंगे ऑक्सीकरण, उल्टा, जिसका तो अपचयन हो रहा था, कॉपर का क्या होता है अपचयन, जिंक का क्या होता है ऑक्सीकरण, जिंक का क्या होता है ऑक्सीकरण, है ना। अब हम क्या करना, उत्क्रमणीय का मतलब समझे, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है बेटा इसका हमने क्या करना है, इसका हमने ऑक्सीकरण करवाना है। ऐसी विधि अपनानी इसमें कि इसका ऑक्सीकरण हो जाए और इसका क्या होगा, अपचयन होगा, उल्टा, उत्क्रमणीय होना है, विपरीत होना है। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा फिर इससे विद्युत धारा निकलेगी, फिर वो विद्युत धारा निकलेगी। तो यही तो जो हमारे पास चार्जेबल सेल होते हैं उसमें यही तो होता है कि पहले अभिक्रिया इधर से इधर चलती रहती है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या, जब इसकी संख्या कम हो जाती है तो फिर हम उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने पर क्या होगा, ये विपरीत दिशा में चलती है, फिर यहाँ कॉपर के ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हम चार्ज दे रहे हैं उसको। ठीक है ना, ये यहाँ हो जाता है, फिर ये इधर की संख्या ज्यादा हो जाती है, फिर हम उसको फिर क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, यूज करते हैं। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, जो चार्जेबल सेल होते हैं विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है और ये अभिक्रिया उल्टी करवाई जाती है, इसको इसका ऑक्सीकरण होता है, इसका अपचयन, और उल्टी होकर के फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक का संख्या बढ़ जाएगी, फिर जिंक आयनों की, है ना, फिर ये यहाँ जमा होता चला जाएगा, और जमा होने के बाद फिर हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड बन जाएगा, फिर हम उसको सेल का यूज कर सकते हैं, फिर ये डिस्चार्ज होगा। तो ये अभिक्रिया उनके अंदर होती है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से, अतः क्या होगा, सेल का ईएमएफ प्रवाहित आवेश के और गिब्स ऊर्जा के इसके बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा, ऐसी दशा में हम इसको लिख सकते हैं, देखो जो हमारी गिब्स ऊर्जा होगी, जो कितना विभव देंगे वो गिब्स ऊर्जा के बराबर देंगे, तो इसको गिब्स ऊर्जा कहा जाता है, और ये सेल के बराबर होगा इस टाइप से, माइनस एन एफ ई सेल का विभव है, एफ फैराडे है, और एन क्या है, उसमें उपस्थित आयंस हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखो इसके लिए देखो, निम्न अभिक्रिया के लिए देखो, इस अभिक्रिया के लिए हम जब निकालेंगे तो डेल्टा आर जी क्या होगा, माइनस टू कहां से आया, ये चार्जेस है ना, जो इसमें हो रहा है, देखो एन की जगह ये आ गया, और एफ क्या है, फैराडे है, और ई सेल है, ये हमने इसके लिए निकाल दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये टू, यदि हम दुगुना करते हैं इस बैलेंस रिएक्शन को करते हैं, तो देखो बैलेंस के लिए टू लिखा हमने, कॉपर टू पॉजिटिव चार्ज, ये देखो, तो उसकी संख्या क्या होगी, यहाँ पर 4 हो गए, एन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना, समस्त अभिक्रियाओं के लिए इस विशेष की इकाई सांद्रता क्या होगी, इकाई सांद्रता होगी। ठीक है ना, ई नोट सेल के लिए ई सेल बराबर ई नोट सेल, तो यहाँ पर हम इसको सेम कंडीशन में ई नोट सेल के लिए भी निकाल सकते हैं।
उसमें किस प्रकार से आएगा। तो इसी टाइप से बेटा हमने चार्जेबल जो सेल होते हैं इनके लिए स्पीसीज ये निकालेगी। तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स है ना, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बेटा, ठीक है ना। ये आ गया देखो। अब एक तीसरी अवस्था देखो, ये तो साधारण सेल के लिए था जो हमने साधारण अपना सेल निकाला, है ना। दूसरे मानक अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा निकाली, मानक अवस्था वाले सेल के लिए। एक और प्रकार का सेल है देखो, ई नॉट सेल, मापन के लिए एक महत्वपूर्ण उष्मा गति राशि अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा, ये गिब्स ऊर्जा है बेटा, देखो प्राप्त कर सकते हैं। देखो गिब्स ऊर्जा, मानक अवस्था पर गिब्स ऊर्जा से निम्न समीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक का परिकलन कर सकते हैं। देखो ये मानक अवस्था में, इसमें साम्य स्थिरांक हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, इसमें देखो ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। देखो यहाँ पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा यहाँ पर जिसमें क्या होगा, डेल्टा आर और जी नोट लिखा हुआ है, उसके लिए निकालना है। इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल, ई नोट सेल, बस इसकी वैल्यू रख लेनी, इसमें हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी क्या मानक गिब्स ऊर्जा पूछी हुई, ये वाला पूछा हुआ है इसने, ठीक है ना। और हमने क्या निकालना है, एन की वैल्यू हमें मालूम है, रिएक्शन में देखो एन की वैल्यू 2 हो जाती है ना। और यदि हम एफ की वैल्यू तो हमारे पास पहले से मालूम है, ई नोट सेल है, ई नोट सेल कितना दे रखा है इसने, ये 1.1 वोल्ट दे रखा है ना, मानक अवस्था पर इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, तो ये 1 वोल्ट, बस उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सरल है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा देख लेना, जो सरल चीजें हैं, ठीक है ना, सरल सरल क्वेश्चन ही पूछते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें बहुत टाइम लगा रहा है। देखो ये है हमारे पास कुछ शब्द है, अब उसके बाद है वैद्युत अपघटनी विलयन, ठीक है ना। वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होगा, का चालकत्व। देखो चालकत्व तो अलग अलग प्रकार है। देखो बेटा कल मैंने बताया था आपको विद्युतीय प्रतिरोध क्या है। विद्युतीय प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम आर से दिखाते हैं। विद्युत का जो प्रतिरोध होता है, जिससे हम प्रतिरोध को नापते हैं, तो ये इसका हम किससे नापते हैं, इसको आर से। आर इसका प्रतीक है, हमने इसको ले प्रतीक दिया है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि विद्युतीय प्रतिरोध क्या कह सकते हैं कि किसी भी जो चालक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध, विद्युतीय प्रतिरोध, उसकी लंबाई, जो लंबाई होती है, जितना तार लंबा होगा, है ना, उसका अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना लंबा तार होगा विद्युतीय प्रतिरोध उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती, जितना ये ना प्रतिरोध ज्यादा, जितना तार लंबा ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती, देखो अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के प्रतिलोम। लेकिन यदि तार आपने मोटा लगा दिया तो प्रतिरोध विपरीत हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ज्यादा होगा तो इसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। लंबाई से क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, और यदि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगी। ये रिलेशन ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते बेटा। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और इकाई में आयतन यदि देखेंगे एसआई यूनिट इसकी, तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सीमेंस, और ए क्या आएगा, ए की पावर 2, सीमेंस की पावर 2 3 और ए की पावर 2। ये यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका। जितना मोटा तार होगा ना ऐसे करके क्षेत्रफल ज्यादा निकलेगा उसका, है ना। पतले तार होंगे तो, और उससे क्या होगा, इनमें प्रतिरोध, तभी तो देखा होगा कि जहां पर प्रतिरोध का माने जहां पर कम बिजली का लॉस कम हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, मोटे तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है बेटा इसका। और यहाँ पर क्या करते हैं, इज इक्वल टू, देखो हमने आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए लिखा, और यहाँ पर यदि हम आर इज इक्वल टू लिखेंगे तो रो और एल अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बेटा, ये एल है और ये रो है बेटा, है ना। रो क्या है, रो को देखेंगे तो रो ये क्या माना जाता है, प्रतिरोधकता। इसको रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखो अब हमारे पास प्रतिरोधकता हमने पता है, प्रतिरोधकता क्या होगा। एक चीज याद रखना है आपको, क्या रखना है, प्रतिरोधकता किसे कह सकते हैं, कोई बता सकता है बेटा। देखो किसी विद्युत अपघटनी चालक में
चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और इसके समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो प्रतिरोध की परिभाषा हो गई, है ना। अब प्रतिरोधकता किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो किसी, देखो ये है प्रतिरोध, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है ना, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता है जब वह 1 मीटर लंबा था और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो के समानुपाती समानुपाती स्थिरांक रो को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ये है बेटा इसके लिए परिभाषा, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा, और यदि हम देखेंगे ओम सेंटीमीटर भी इसको लिखा जा सकता है, इसको एक ही बात है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्रतिरोधक इसका वर्तक के रूप में, है ना, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है ना। और इसको हम रो से दिखाते हैं, ये रो है बेटा, रो से हम इसको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिरोध है। ये तो किसकी परिभाषा हो गई, ये तो प्रतिरोध की परिभाषा हो गई इतनी, है ना। भले वहां पर इस समझने के लिए प्रतिरोधकता ही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें रो निकालना होता है, तो रो के लिए ही ये बनेगा नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट है चालकत्व, तो किसे कहते हैं बेटा, तो सिंपल चीज है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, बस प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, भाई इतना याद रखना है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। बाकी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इसका मात्रा क्या होगा, सीमेंस हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध ये है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये हमारे पास चालकता, बस ये ध्यान रखना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता। बाकी आर की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है ना। तो आर इज इक्वल हमने पहले निकाला था, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो, रो है बेटा, रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू लिख लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो रो ऊपर ही है ना, रो एल अपॉन ए, भाई इस वैल्यू को यहाँ रख लो, इसका प्रतिरोध है ना, देखो व्युत्क्रम, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक बटे, और क्या लिखेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए, इस ए को ऊपर ले जाओ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन रो इंटू एल, ठीक है ना। तो इस टाइप से देखो, ये तो है ये, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या कहता है, देखो 1/रो बराबर के कर दिया उसने कप्पा, वो आगे धीरे धीरे हमको पता लग जाएगा, है ना। तो ये देखो, इसका मात्रक दूसरा होता है बेटा, मो हो सकता है, ओम मीटर हो सकता है, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या होता है, चालन करते हैं, और देखो विलयनों के प्रतिरोध की अपेक्षा उनका चालकत्व तो मापा जाता है, ठीक है ना, जो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल हमें ये याद रखना, पहले एक लाइन चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ठीक है ना। बाकी आप कहानी थोड़ा थोड़ा याद बढ़ाते चले जाना उसको, ठीक है ना। अब उसके बाद है बेटा चालकता, चालकता ये विशिष्ट चालकता, तो ये कहता है प्रतिरोध का प्रतिलोम, प्रतिरोधकता का, सॉरी, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। तो प्रतिरोधकता होता है 1/रो, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, अभी तो हमने प्रतिरोधकता तो बताया था ये पीछे, है ना। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हमारे पास चालकता होता है। तो चालकता को हम, ये देखो यहाँ पर ध्यान रखना, चालकता प्रतिरोध का प्रतिलोम, बस ये लाइन, है ना। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, प्रतिरोधकता हमें पता है रो है, तो 1/रो का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा, बस इतनी याद रखना। बाकी ये शब्द कप्पा से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आ जाएगा, और यहाँ रो की वैल्यू हमें पहले से इससे पता लग जाएगी, ये हमने निकाल दिया, और के इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ जाएगी, और इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, सीमेंस पर मीटर स्क्वायर, और इसमें कप्पा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी लाइन से, अब क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं बेटा याद करने का ना, तो छोटी छोटी चीजों से हम याद रख सकते हैं उनको, ठीक है ना। इसको तो मुझे लग रहा बहुत है इसमें, काफी बेटा इसमें, चलो कोशिश करते बेटा इसको कल पूरा करने की, हल्का हल्का रिवीजन